व्हाट यू थिंक कि अगले 10 साल के लिए जो बेस्ट एसेट एलोकेशन है वो क्या होना चाहिए? जो आपके कंटिजेंसी है, इमरजेंसी है, जो शॉर्ट टर्म, अभी ये शॉर्ट टर्म सब लोग का, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सबका अलग है, बट मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म इज समथिंग विच इज़ 1, 2, 3 ईयर्स. अगर आप इक्विटी में देख रहे हैं तो 5 या 7 साल के नीचे अगर आप सोच रहे हैं तो वो फिर आप इक्विटी में जाइएगा ही नहीं. कोई एक ऐसी चीज़ आप बताइए सर जो आपको लगता है कि इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है खुद से, उस बारे में वो क्या है सर? कि मैं रिस्क टेकर हूँ. कि मैं रिस्क टेकर हूँ. कोई आपका ऐसा अनुभव किसी इन्वेस्टर के साथ? तो क्या होता है, एक बहुत अच्छी बात है कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न एंड इन्वेस्टर रिटर्न इज़ डिफरेंट. कि जो इन्वेस्टमेंट है, हम लोग बहुत बार गूगल करते हैं और हम लोग देख लेते हैं कि इस फंड ने 5 साल में इतना रिटर्न दिया है, इस फंड ने 10 साल में इतना रिटर्न दिया है. एक्चुअली कितने इन्वेस्टर ने उसमें उतना रिटर्न बनाया वो क्वेश्चन है, और वो ज़्यादातर आप देखेंगे तो वो 1 और 2% है. क्योंकि जब हमको पता है कि मार्केट जब भी गिरता है या फिर कन्फ्यूजन स्टेज पे है, मुझे शायद मेरे इन्वेस्टमेंट्स SIPs करने चाहिए या सिस्टमैटिक करने चाहिए, ये सब मुझे पता है, मैं करता नहीं हूँ. सबसे ज़्यादा SIP स्टॉप होते हैं ऐसे टाइम पे जब मार्केट गिर रहा है. 5 से 6 साल पहले मैं 125 किलो का पर्सन था. 126 किलोज वॉज माई वेट, और मुझे 1 किलोमीटर चलने में भी तकलीफ़ होता था. करेक्ट. और तब मैं मेरे वाइफ से वगैरह इंस्पायर होके, वो फिटनेस में काफ़ी है तो उनसे इंस्पायर होके मैंने एक डाइटिशियन को कंसल्ट किया, और मुझे पता चला कि 70% वेट कम करने के लिए तो डाइट ही इम्पॉर्टेंट है. फाइनेंस भी वही है. उसमें घूम फिर के 4 या 5 एसेट क्लास. एक कमोडिटीज़ है जो गोल्ड सिल्वर बोलते हैं, एक रियल एस्टेट है, एक इक्विटी है, और एक डेट मार्केट है, यानी कि आपका फिक्स्ड इनकम है. हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम वो प्रोडक्ट्स में घुस जाते हैं. करेक्ट. और वो बड़ी पिक्चर जो देखनी बड़ी चाहिए, पिक्चर वो रह ही जाता है. कौन सी एज आपको लगता है कि शुभम अब ये लेट हो गई, या आपको लगता है नहीं सारी एज सही है? देखिए, वो एक इंग्लिश में कहावत है, व्हेन वाज द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री. पौधा लगाने के लिए बेस्ट टाइम कब था, और वो आंसर है 20 साल पहले. लेकिन दूसरा बेस्ट टाइम कब है, वो है आज. करेक्ट. तो कभी भी ये मत सोचिए कि लेट हो गया या निराश हो गए. मेरे पास बहुत से लोग आए हैं जो 55 है, 56 है, जो रिटायर होने के बाद भी आए हैं. शायद हाँ, ऑप्शंस थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लान नहीं कर सकते. मैं बोलता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप स्टार्ट कीजिए. सर, दर्शकों के लिए कोई एक गाना गुनगुना के जो आप अक्सर गुनगुनाते हो. जब भी मैं डीमोटिवेट होता हूँ और जब भी मुझे कुछ लगता है तो मैं गाना सुनता हूँ. रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के. ओ राही 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 ओ राही. वाह, क्या बात है सर, बहुत ही शानदार. नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है. मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शुभम शंकधर. आज ये पॉडकास्ट कई मायनों में बेहद अहम होने वाला है. बेहद अहम इसलिए होने वाला है क्योंकि आज जिस मेहमान से मैं आपको मिलवाने वाला हूं, पहली बात तो वो हरफन मौला है. वो केवल वेल्थ मैनेजर नहीं है, कई शगल हैं उनके ऐसे जिनके लिए वो जाने जाते हैं. इसके साथ साथ जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हर दूसरी बात में पहली बात का दरअसल काट है, अंतर्विरोध है. और इन अंतर्विरोध के बीच भी दरअसल वो निवेश की ऐसी यात्रा आपको कराते हैं जो आपको दरअसल आपके वित्तीय निर्णय लेने में बहुत मददगार होती है. अब आप कहेंगे अंतर्विरोध कैसा? तो सर, अंतर्विरोध ऐसा, मुखातिब हुआ जब मैं मेहमान से तो उनका पहला स्टेटमेंट था, पैसा बनाना कठिन नहीं है. ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं, मुझे लगा कि ठीक है, पैसा बनाना कठिन नहीं होगा. और दूसरी ही लाइन में कहते हैं, अगले साल बाजार में क्या होगा मुझे नहीं पता. तो जब आपको पता नहीं तो फिर पैसा बनाना कठिन कैसे नहीं है? आपको भी इन चीज़ों ने चौंकाया होगा, और निश्चित तौर पर अब आपको लगा होगा कि ये पॉडकास्ट कितना रोचक होने वाला है. सबसे पहले तो आप मिलिए मेरे आज के खास मेहमान से, जो फंड की दुनिया का एक ऐसा फनकार है जो 1800 निवेशकों को इस समय दरअसल टॉर्च दिखा रहा है. निवेश की यात्रा, बचत की यात्रा, खर्च की यात्रा करने की राह दिखा रहा है.
मुकुल शेषाद्री जी का स्वागत कीजिए हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। या चर्चा कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से आपको इसके भीतर उतारूँ, ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन पहला दरवाज़ा जो मुझे लगता है, क्योंकि जो व्यक्तित्व है वो इतना धनी है, इतनी बहुमुखी प्रतिभा का धनी है, तो सबसे पहले चलिए सर के पर्सनल इंट्रोडक्शन के दरवाजे से घुसते हैं और उसके बाद इस निवेश के आंगन में पहुंचते हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे कि ये धन की दुनिया, निवेश की दुनिया, आपके जो शौक़ हैं, जैसा आपने बताया कि आप किशोर कुमार जी के बड़े फ़ैन हैं, आपका किशोर कुमार जी के गाने गाना शौक़ है आपका, आप सिंग, क्यों फिर ये पैसे की दुनिया जो सर सबसे ज़्यादा नीरस समझी जाती है, क्यों नहीं आपको लगा डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ, या कभी कुछ सोचा था लेकिन इधर आना अचानक हुआ? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं 7th स्टैंडर्ड में था, 7वीं कक्षा में, और हमारे हिंदी के चैप्टर में एक सब्जेक्ट था, एक चैप्टर था उस वक्त, और उसका नाम था निवेश। और मैं जनरली वैसे नहीं था कि वैकेशन में बैठ के पढ़ाई करूं, जैसे मेरे बहुत से फ्रेंड्स करते थे जो फर्स्ट आते थे, सेकंड आते थे। मेरा ऐसा कोई शौक़ नहीं था, मैं सिर्फ खेलता था। बट उस चैप्टर ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, और आप विश्वास नहीं करेंगे, उस वैकेशन में मैं शायद वो 100-200 बार वो चैप्टर वापस मैंने वो पढ़ा। और ये वो उस टाइम की बात है, मैं अभी 47 का हूँ, तो ये बहुत साल पहले की बात है। तो उस वक्त किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, प्रोविडेंट फंड, रिकरिंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस, ये सारे चीज़ बहुत महत्व के थे, और उसके इंटरेस्ट रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो मुझे इतना वो प्रभावित कर दिया कि जब मैं कॉलेज पहुँच गया 3-4 साल के बाद, 11th स्टैंडर्ड को कॉलेज, यहाँ पे तो कॉलेज तभी शुरू हो जाती है, और जब मैं कॉलेज पहुँच गया तो मैं दोस्तों को एक 30 से 40 मिनट का प्रेजेंटेशन करता था कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमारे पास अभी अवेलेबल है, और मुझे बहुत ही ये अट्रैक्ट कर रहा था। और मुझे एक चीज़ जो अट्रैक्ट इस चीज़ का कर रहा था, और वो तभी से है, और आज उसके बारे में मेरा शायद कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है, कि इस चीज़ को अगर आप समझ लो, ठीक से आप समझ लो, तो फिर ये आपका काफ़ी कुछ ज़िंदगी में आपको एकदम करेक्टली सॉर्ट आउट करता है। और तब अगर आपका फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाता है, अगर आप अपने पैसे के साथ, आपको उस चीज़ का स्ट्रेस नहीं है, उस चीज़ का टेंशन नहीं है, फिर आप गाना हो, डांस हो, क्रिएटिविटी हो, स्पिरिचुअलिटी हो, जो भी हो, आप अपने हिसाब से उस पर फोकस कर सकते हैं, और ये स्ट्रेस से आप दूर जा सकते हैं। और एक्चुअली ये बहुत मुश्किल भी नहीं है, इसको सिर्फ हमको भटकना नहीं है, और उसी के बारे में मैं आज से बात करना शुरू करूँगा। देखिए, पहला वक्तव्य मेहमान का जब ऐसा हो जिसमें आपको दर्शन दिखे, जिसमें आपको सीख दिखे, और जिसमें ऐसा लगे कि वो एक राह पकड़कर चलता गया, और दरअसल जो शौक़ था, जो शगल था, वही बाद में पेशा बन गया, तो चीज़ कितनी खूबसूरत हो जाती है। सर, आज आप 47 के हैं, आपने बताया। आप कोई एक ऐसी चीज़ बताइए जो आपको लगता हो कि 25 साल पहले शुभम मुझे लगता था कि यार ये बड़ी ना मिस्टेक हो गई, या ये कैरियर में बड़ा डिप हो गया, लेकिन आज लगता है नहीं, वही एडवांटेज था। 25 साल पहले की जो बात है, तो मैं एक साउथ इंडियन फैमिली से आता हूँ, एक तमिल ब्राह्मण फैमिली से आता हूँ। तो हम लोग ज़्यादातर इंजीनियरिंग और ये सब फील्ड्स में जाते हैं, और पहले तो हम लोग 90% लोग वो करने के बाद एमएस के लिए यूएस चले जाते थे। लेकिन तब मुझे भी तब वो काफ़ी अट्रैक्शन था कि मुझे भी वैसे जाना है, कज़न्स के साथ बाकी कंट्रीज़ में जाना है। वो किसी वर्षन नहीं हो पाया, बट पता चला बाद में, जब मैं ये फील्ड में, जब मैंने ये स्टार्ट किया अपना पूरा फोकस, जब ये फील्ड में स्टार्ट किया, मुझे ये पता चला कि जब मैं एक एडवाइज़र बनता हूँ, या जब मैं किसी को भी हेल्प कर रहा हूँ फाइनेंशियली करने में, तो उनके लाइफ में इतने सारे ड्रीम्स अचीव हो रहे हैं, उसका जो सेटिस्फैक्शन था वो इतना ज़्यादा था कि मुझे आज 20-25 साल बाद लग रहा है कि बहुत अच्छा हुआ कि मैं वो सारे फील्ड्स में नहीं गया। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मेरी क्लाइंट के बच्ची का कोई फंक्शन था, तो उन्होंने मुझे बुलाया था। 15 साल से वो मेरे क्लाइंट है। तो ये जो बिज़नेस है वो रेफरेंस पे चलता है। आपने अगर अच्छा काम किया तो लोग आपको और सजेस्ट करते हैं। तो जब मैं वो फंक्शन में पहुँचा, सडनली मैंने देखा कि 30-40 फैमिलीज़, उन्होंने जिसको रेकमेंड किया था, सब आ गए मेरे पास। और किसी के वाइफ है, किसी के पिता है, किसी के माँ है, वो आके मुझे बोल रहे हैं
आपके डायरेक्शन के वजह से आज मेरी बेटी ये पढ़ रही है, आपके इस चीज़ के वजह से हम लोग जल्दी रिटायर हो गए एंड हैं। दैट वाज द अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन। दैट इज़ वॉज द अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन। तो मैं आज भी लोगों को ये कहता हूँ कि ये जो प्रोफेशन है उसको अगर आप ठीक से करें, अगर आप क्लाइंट के बेनिफिट को फोकस में रखें, आप उनके ऊपर अगर पूरी निष्ठा से काम करें, तो ये जो पैसे की बात एक है, बट ये जो आपको सेटिस्फैक्शन देता है बनाना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा इसमें satisfaction है। मुकुंद सर, कोई ऐसी किताब, कोई ऐसा गाना, कोई ऐसी कहानी, छठे का वो चैप्टर तो है नवेश, वहाँ से तो लगा कि यार यहाँ पे कुछ रुझान आया, ये आप कह लीजिए अगर बाजार की भाषा में हम कहें तो आपको कोई एक बाय सिग्नल दिखा, लेकिन वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि नहीं, नाउ दिस इज़ द वे जहाँ मुझे जाना है? एक समय आता है ना जब लगता है लोगों को, नहीं यार बहुत दुनिया भटक ली, अब ये रहा है जो मेरे लिए ही बनी और मुझे इसी में एक्सेल करना है। कोई व्यक्ति ऐसा था, कोई किताब ऐसी थी, कोई गाना ऐसा था, कोई मोमेंट ऐसा था, क्या वो चीज़ थी? तो जब मैं मेरे ग्रेजुएशन के बाद मैं 3-4 साल मैं काम कर रहा था एक फाइनेंस कंपनी में, और उसके बाद मैंने मेरे MBA किए। और जब मैं MBA कर रहा था तो मेरे प्रोफेसर ने एक बुक रेकमेंड किया था हमको, रिच डैड पुअर डैड। ये रॉबर्ट कियोसाकी का बुक है, और वो बुक मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैंने वो बुक के, तभी ज़्यादा इनकम तो था नहीं, स्टाइपेंड या जो भी मिला था, बट वो उससे मैंने 20-25 लोगों को बुक गिफ्ट किया था वो उस वक्त। और उस वक्त मुझे समझ में आया कि इस चीज़ को, एक पैसे को एक अनइमोशनली कैसे देखा जाए। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, वो बुक में तो बहुत सी चीज़ें हैं और मैं बहुत रेकमेंड करूँगा कि लोग उस बुक को पढ़े। वो तो सारे लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश में भी अवेलेबल है। बट उस चीज़ में एक चीज़ था कि जब मान के चलिए मैं एक सर्जन हूँ और मुझे एक ऑपरेशन करना है, तो मुझे अगर मैं वो डाइसेक्ट करके वो पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है या ट्यूमर है जो भी, उसको निकाल देता हूँ, तो आई डू इट वेरी अनइमोशनली, इसीलिए मैं पेशेंट का भला कर पाता हूँ। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं ना, पैसे के साथ मोह में पड़ जाते हैं। वो मेरी ज़मीन है, मैं नहीं बेचूंगा, वो मेरा घर है जो इस चीज़ के लिए है, ये FD नहीं तोड़ना है, वो शेयर अच्छा नहीं कर रहा है, नहीं निकलना है, वो इंश्योरेंस का पॉलिसी मैंने ले लिया, मुझे भले ही रिटर्न नहीं मिल रहा है, मैं आज उसको सरेंडर करूंगा तो मुझे थोड़ा लॉस हो जाएगा, तो मैं ना निकलूँ। तो ये सारे चीज़ों के वजह से पैसा बनता नहीं है, इमोशन बनता है, पैसा नहीं बनता है। तो जब वो बुक मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया था कि मुझे यही डायरेक्शन में जाना है। तो तभी तक भी मुझे फाइनेंस का लाइन वॉज वेरी क्लियर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं लोगों को ये चीज़ के बारे में ज़्यादा बताऊं, बिकॉज जब मैं बाहर गया, और ये ज़्यादातर चेंज नहीं हुआ है, अभी ऑफ कोर्स लोगों को नॉलेज ज़्यादा है लेकिन कन्फ्यूजन भी ज़्यादा है, क्योंकि इतना ज़्यादा बम्बार्डमेंट हो रहा है मीडिया का। बट उस वक्त मुझे ये लगा कि ये डायरेक्शन में मुझे जाना है, बिकॉज आई वुड बी एबल टू हेल्प पीपल। ये उनको ये बता सकता हूँ कि ये आप इसको कैटेगरिकली देखें और उसमें बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल सकता है। सो रिच डैड पुअर डैड वाज वन। और आज की तारीख में अगर मैं बोलूँ, एक बुक जो मुझे बहुत प्रभावित किया है, इज साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन होसल। ये 2 बुक्स मैं बोल सकता हूँ, इतने सारे बुक्स मैंने पढ़ी है इन्वेस्टमेंट पे, रिसर्च पे, जो भी है, सबसे ज़्यादा प्रभावित मुझे ये 2 बुक्स ने किया। देखिए, तो पर्सनल जर्नी वाला या व्यक्ति को जानने वाला जो खाना था, इस पर 2-3-4 सवाल के बाद जो टिप्पणी मैं कर सकता हूँ, आपने नेगेटिव एक्टर देखा है? मतलब जैसे शराबी फिल्म में अमिताभ बच्चन का किरदार था, तो आप मुकुंद जी का किरदार वैसा मान सकते हैं। क्यों? मैं आपको सिद्ध कर सकता हूँ। मुकुंद जी जिस दर्शन से, जिस फिलॉसफी से प्रभावित हुए, वो थी रिच डैड पुअर डैड की। वो फिलॉसफी थी रॉबर्ट कियोसाकी की। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया में इन्वेस्ट करने के लिए केवल गोल्ड सिल्वर सबसे अच्छा है, क्योंकि हम इसे छू सकते हैं, हम इसे टच कर सकते हैं, और स्टॉक के वो धुर विरोधी हैं। आप रॉबर्ट कियोसाकी की तमाम किताबें पढ़िए तो वो स्टॉक्स के धुर विरोधी हैं। लेकिन वो व्यक्ति मुकुंद जी रॉबर्ट कियोसाकी से प्रभावित तो हुए, लेकिन समय के साथ खुद को बदलते चले गए, और आज शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड के माध्यम से लोगों को दरअसल उनकी राह सशक्त कर रहे हैं। तो ये जो किरदार है वो ऐसा किरदार है जो ठीक है, आपको सीखना कितना है और उसको फिर लागू कैसे करना है, इसको बताते हैं, जानते हैं। अब सर, दूसरा हिस्सा जो आज का सबसे अहम टॉपिक है, दैट इज एसेट एलोकेशन। पहले तो एक छोटी सी बात बताइए, मैंने आपको ढेर सारे सवाल टॉपिक्स भेजे थे, व्हाई यू चूज एसेट एलोकेशन, की इस पर बात करना सबसे ज़रूरी है? एसेट एलोकेशन बहुत ही सिंपल चीज़ है लेकिन बहुत कमाल की चीज़ है।
जो मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देते, ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है। मैं आपको एक पर्सनल चीज़ भी बताता हूँ। 5 से 6 साल पहले मैं 125 किलो का पर्सन था। 126 किलोज वॉज माई वेट, और मुझे 1 किलोमीटर चलने में भी तकलीफ़ होता था, करेक्ट। और तब मैं मेरे वाइफ से वगैरह इंस्पायर होके, वो फिटनेस में काफ़ी है तो उनसे इंस्पायर होके मैंने एक डाइटिशियन को कंसल्ट किया, और मुझे पता चला कि 70% वेट कम करने के लिए तो डाइट ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, और मैंने वो डाइट करने चालू किया, वो एक्सरसाइज करने चालू किया, वो रेस्ट करने चालू किया, और 7 महीने में मैंने 40 किलो कम कर दिया। 7 महीने में 40? 7 से 8 महीने में। और उसके बाद मैं उसको जितना हो सके मेंटेन करता गया, और जो आदमी 1 किलोमीटर नहीं चलता था, उस मैंने जाके बर्लिन में 42 का मैराथन भी किया है। सही, मुझे थोड़ा अलग से इसके शो के बाद बता दीजिए। तो वो भी किया था। तो मुझे सिर्फ एक बहुत अच्छी बात लगी कि जब मैं मेरे न्यूट्रिशनिस्ट से मिला, उन्होंने मुझे बोला कि घूम फिर के जो आपका डाइट है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। 1 इज़ प्रोटीन, यानी पनीर से मिलता है, ये मिलता है। एक कार्ब्स है जो हमको राइस से मिलता है, फैट्स है, और शुगर है। उन्होंने बोला यही मात्रा आपको चेंज करना है, और आपका जो गोल है उसके हिसाब से ये आप अचीव कर सकते हो। वो मात्रा मैंने चेंज कर दिया। फिर बाद में मैं राइस खाऊं, मैं इडली खाऊं, मैं डोसा खाऊं, जो भी खाऊं, लेकिन मुझे मात्रा पता था। प्रोटीन इतना जाना है, प्रोटीन इतना जाना है, कार्ब्स है, इतना जाना है, फैट्स ये करना है, और शुगर इतना तक रेस्ट्रिक्ट करना है या नहीं करना है। जब वो मात्रा मैंने चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो लाइफस्टाइल में मैं जी रहा था इतने साल तक, मैं फिटनेस के दुनिया में 41 के एज पे गया। आज मैं 47 हूँ। तो 41 के एज तक मैंने कभी कोई रूल्स फॉलो नहीं किया। रात को भूख लगा तो पिज़्ज़ा मंगा लिया, को बर्गर मंगा लिया, कुछ भी कर लिया। तो मैंने कर लिया, और ऑटोमेटिकली बॉडी ने भी इतना रिस्पॉन्ड कर दिया कि मैं खुद को बिलीव नहीं कर पा रहा था कि मैं इतना वर्कआउट कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। फाइनेंस भी वही है, उसमें घूम फिर के 4 या 5 एसेट क्लास है। एक कमोडिटीज़ है जो गोल्ड सिल्वर बोलते हैं, एक रियल एस्टेट है, एक इक्विटी है, और एक डेट मार्केट है, यानी कि आपका फिक्स्ड इनकम है। अभी इसके अंदर हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं, और ये इंटरव्यू ख़त्म होने तक शायद 2 प्रोडक्ट लॉन्च भी हो जाएंगे, ठीक है। तो हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम वो प्रोडक्ट्स में घुस जाते हैं, करेक्ट, और वो बड़ी पिक्चर जो देखनी बड़ी पिक्चर वो रह ही जाता है। और बड़ी पिक्चर जो है वो सबके लिए सेम भी नहीं है। बड़ी पिक्चर हर एक के लिए अलग है, क्योंकि सबके गोल्स और सबके रिक्वायरमेंट्स अलग है। सो शायद सर जो आपने बात की ना कि सबकी अलग अलग गोल्स हैं, सबकी अलग अलग ज़रूरतें हैं, शायद इसीलिए उसको पर्सनल फाइनेंस कहते हैं, क्योंकि वो पर्सनल होता है, सबका एक सा नहीं हो सकता। एक इंपॉर्टेंट चीज़ सर, जैसे आपने कहा कि मैंने 41 में आई डिसाइड एंड आई डिड, आपने वेट की जर्नी, पर्सनल फाइनेंस में, या ये कह लीजिए कि मनी मैनेजमेंट में, फाइनेंशियली फ्री होने में जो अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट निर्माणा इज फाइनेंशियल फ्रीडम, कौन सी एज आपको लगता है कि शुभम अब ये लेट हो गई, या आपको लगता नहीं सारी एज सही है? देखिए, वो एक इंग्लिश में कहावत है, व्हेन वाज द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री। पौधा लगाने के लिए बेस्ट टाइम कब था, और वो आंसर है 20 साल पहले। लेकिन दूसरा बेस्ट टाइम कब है, वो है आज, करेक्ट। तो कभी भी ये मत सोचिए कि लेट हो गया या निराश हो गए। मेरे पास बहुत से लोग आए हैं जो 55 है, 56 है, जो रिटायर होने के बाद भी आए हैं। शायद हाँ, ऑप्शंस थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लान नहीं कर सकते। मैं बोलता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये जो सबसे मज़ेदार चीज़, दुनिया का सबसे मज़ेदार चीज़ है, वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। ओके, वो भले आप एक्सरसाइज बोलो, भले आप मेडिटेशन बोलो, भले आप म्यूज़िक बोलो, या आप फाइनेंस बोलिए, सबसे ज़्यादा पावर ऑफ कंपाउंडिंग हर इंसान के हर वक्त में और हर डायरेक्शन में वो काम आता है। तो इसीलिए आप जितना जल्दी उसको स्टार्ट करें उतना ज़रूरी है। आप नहीं करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली जो इन्फ्लेशन नाम की चीज़ है, जो महंगाई नाम की चीज़ है, वो कंपाउंड होता है। तो आप उसका फ़ायदा उठाइए या आपको वो भुगतना पड़ता है। सर क्या लगता है आपको, एसेट एलोकेशन फिर स्किल हुई, या आपको लगता है नहीं डिसिप्लिन है? आपने एक बहुत अच्छी पॉइंट बोली कि एसेट एलोकेशन स्किल है या डिसिप्लिन है। हाँ, उसमें थोड़ा स्किल लगता है, जहाँ पे आप एक एडवाइज़र के पास जाते हो, फाइनेंशियल प्लानर के पास जाते हो, आप खुद करते हो कि आपको उसे अनइमोशनली देखना है, करेक्ट। तो जब भी आप उसको अनइमोशनली देख पाते हो तो ऑटोमेटिकली वो एक ऑफ कोर्स एक एक्सपीरियंस और स्किल का भी काउंट होता है। लेकिन जब आप वो
करते हो, राइट, देन इट इज़ डिसिप्लिन. सो प्लानिंग जो है, जो प्लान बनाना होता है या जो डायरेक्शन में करता है, वो डाइट प्लान जैसा ही है. तो डाइट प्लान बनाना है, वो भी एक स्किल है, वो भी एक आर्ट है, लेकिन उसके बाद अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो कोई पॉइंट नहीं. जैसे बोलते हैं Jan 1 को जिम भरा हुआ रहता है, Jan 15 के बाद खाली रहता है. तो वो तो कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट एवरीवेयर. या प्रोसेस पे फोकस चाहिए. प्रोसेस पे फोकस चाहिए. सर ठीक है, आपकी बात समझ आई कि एक डिसिप्लिन चाहिए. मान लीजिए कि आज हम लोग 2026 में बैठे हैं और जनवरी के हम महीने में ही बैठे हैं. मैं अगर आपसे ये कहूँ कि सर यहाँ से 10 साल के लिए एक मेरा पोर्टफोलियो बनवाइए या 15 साल के लिए, व्हाट यू थिंक कि आइडियल पोर्टफोलियो अगर देखें फॉर अ पर्सन लाइक मेरी 38 साल एज है, क्योंकि मुझे पता है आप निकल जाएंगे इस गली से कि शुभम वो तो सबका पर्सनल है. आप मेरे लिए बताइए, 38 साल की किसी की एज है, 40 साल की किसी की एज है, 35 साल की किसी की एज है, उसके लिए अगले 10 साल इंडिया की इकोनॉमी को देखते हुए, मैक्रोज को देखते हुए, आप इतनी रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, जियो पॉलिटिकल जो अभी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनको देखते हुए, व्हाट यू थिंक कि अगले 10 साल के लिए जो बेस्ट एसेट एलोकेशन है वो क्या होना चाहिए? देखिए अगेन, आपने तो मुझे पहले ही पकड़ लिया बोल के कि आप ऐसे बोल के निकल जाएंगे, लेकिन एक्चुअली फैक्ट वही है, क्योंकि ये जो एसेट एलोकेशन है वो बहुत ज़्यादा पर्सनल है. लेकिन मैं आपको इसके पैरामीटर्स बता देता हूँ. जो आपके कंटिजेंसी है, इमरजेंसी है, जो शॉर्ट टर्म, अभी ये शॉर्ट टर्म सब लोग का, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सबका अलग है, बट मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म इज समथिंग विच इज़ 1, 2, 3 ईयर्स. अगर आप इक्विटी में देख रहे हैं तो 5 या 7 साल के नीचे अगर आप सोच रहे हैं तो वो फिर आप इक्विटी में जाइएगा ही नहीं, भले ही आप म्यूचुअल फंड के रूट में जाए, किधर भी जाए. बिकॉज हमारा अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली क्या हुआ है, लास्ट 4 साल हम लोग ने मार्केट को सिर्फ एक वे देखा है ऊपर जाते हुए, बट ऐसे नहीं होता है. मार्केट है ही नहीं वैसा. वो अगर 4 साल जाता है तो 2 साल नीचे भी जाएगा. तो अगर आपका विजन 5, 7, 8 साल तक है नहीं तो आप उतने इक्विटी में सोचिएगा भी नहीं उस बारे में. तो फर्स्ट थिंग इज़ आप ये समझिए कि आपको पैसा कब चाहिए. अब जो चीज़ आपको इमीडिएटली चाहिए, 1 साल में चाहिए, 2 साल में चाहिए, कंटिजेंसी प्लानिंग है, उतना पैसा आपका डेट में जाना चाहिए. जो आपका लॉन्गर टर्म के लिए आपको चाहिए उतना पैसा आपका, परसेंटेज में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हर एक का बहुत अलग है, जो आपको लॉन्गर टर्म के लिए चाहिए 5, 7, 8 साल के लिए, डेफिनेटली इक्विटी होना चाहिए. मेटल्स हमेशा से ही इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे हमेशा बोलते थे कि एसेट एलोकेशन में एक गोल्ड का होना ज़रूरी है, एक एसेट एलोकेशन का होना ज़रूरी है. लास्ट 1-2 साल में वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आ गया है. लेकिन अगर आप कोई भी इन्वेस्टर से बात करें 2 या 3 साल पहले, ये किसी के भी एजेंडा में नहीं था, कोई भी बात नहीं कर रहा था. अभी बात कर रहा है, वो इसलिए बात कर रहा है क्योंकि वो बढ़ गया. एंड अनफॉर्चुनेटली ये जो फोमो बोलते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये इन्वेस्टर का बहुत होता है कि अरे उसमें डाला होता, अरे इक्विटी में डाला होता, ये गाड़ी निकल गई, ये गाड़ी निकल गई, अरे उसने डाल दिया, मैंने नहीं डाल दिया. ये इसमें मत घुसिएगा. तो जो ये ऐसे कोई सिक्योरिटी, हम लोग देख रहे हैं जियो पॉलिटिकल टेंशन इतने ज़्यादा हैं वर्ल्ड में, तो वो टाइम पे मेटल्स ही अच्छा करता है सबसे ज़्यादा. तो वो भी आपको एलोकेशन में होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ दैट. तो आई डोंट वांट टू गिव अ परसेंटेज, लेकिन अगर आप एक पोर्टफोलियो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपके लॉन्गर टर्म गोल्स हैं, तो आप गोल्स के हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए कि आपको कितना डालना है. तो उसके हिसाब से आप अपने मेटल्स, अपने डेट, इक्विटी, दिस आर द मेन एसेट क्लासेस. रियल एस्टेट तो अलग डिस्कशन हो गया, लेकिन ये सारे चीज़ आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़रूरी है. लॉन्गर टर्म ग्रोथ, ऑफ कोर्स इक्विटी स्टिल स्टैंड्स आउट. बाजार कल क्या होगा आपने कहा मुझे नहीं पता, लॉन्ग टर्म में क्या होगा आपने कहा मुझे नहीं पता. तो सर अब अगर पता चलेगा, पता तो चलेगा ही जो होगा. आज से 5 महीने पहले सर ने बड़ी अच्छी बात की, सर ने कहा कि 5 महीने पहले तुम्हें पता था वेनेजुला के साथ ऐसा होगा. मैंने कहा सर नहीं पता था. तो अगर आप को ऐसा लगता है कि जो चीज़ हमें नहीं पता है, व्हाट इज़ द राइट टाइम, या आपको लगता है आइडियल टाइम फॉर रीबैलेंसिंग, या अपने पोर्टफोलियो को एक बार चलो पलट के देख तो लें, क्योंकि करना तो कुछ है ही सर. तो आपको क्या लगता है, क्वार्टरली देख लें, एनुअली देख लें, 3 साल में देख लें, व्हाट इज़ द राइट टाइम? हम लोग जो फॉलो करते हैं, हम लोग ईयरली करते हैं, ओके. लेकिन ऐसा नहीं कि साल में एक बार ही निकल के उसको देखें. यू हैव टू कॉन्स्टेंटली बी इन टच, राइट, कि आप देख रहे हैं कि आपका ये कैसा है. और इसमें टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे एसेट एलोकेशन चेंज करता रहूँगा तो मैं टैक्स भी भर रहा हूँ. वो ऐसी बात नहीं है, आज नहीं तो कल मुझे भरना ही है, बट ये अननेसेसरीली ज़्यादा स्विचेस भी ज़रूरी नहीं है. सो देर आर फंड्स
मैं किसी का स्पेसिफिक नाम तो नहीं लूँगा, जो एसेट एलोकेटर फंड्स हैं, जो बहुत से, या मल्टी एसेट फंड्स हैं जो बहुत से इसमें डालते हैं और ऑटोमेटिकली वो इंटरनली स्विच करते हैं, जहाँ पे क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की सबसे अच्छी बात है कि वो ट्रस्ट स्ट्रक्चर है। तो अगर फंड मैनेजर बाय एंड सेल करता है तो मुझे टैक्स नहीं लगता, मुझे टैक्स तब लगता है जब मैं विड्रॉ करता हूँ। तो देर आर सम ऑटो बैलेंसिंग फंड्स जहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं, वहाँ पे एसेट एलोकेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। बट अदर देन दैट व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ आपको एटलीस्ट 1 ईयर या 6 मंथ्स में आपको एक बार आपका पोर्टफोलियो, नॉट जस्ट अबाउट एसेट एलोकेशन, पूरा ही देखना है कि ये क्या चल रहा है। मैं बहुत बार देखता हूँ इन्वेस्टर्स में वो पहले भूल जाते हैं, कोई पॉलिसी ले लिया, कभी पढ़ा ही नहीं उसको, फिर सडनली एक दिन 5 साल के बाद उठते हैं और बोले अभी सब मुझे कल ही करना है। तो ये प्रेशर कुकर टैक्टिक्स में टैक्टिक जो लोग यूज़ करते हैं उसमें ज़्यादातर ये प्रॉब्लम हो जाता है कि वो चावल पकता नहीं है ठीक से, करेक्ट, तो इट लूजेस आउट इन अ बिगर वे। एक और चीज़ है सर, क्या आपको लगता है ऐसा कि जैसे आपने कहा ना अभी 1-2 साल में शुभम गोल्ड सिल्वर की हाइप बन गई, 3 साल पहले कौन बात कर रहा था गोल्ड सिल्वर की, डू यू थिंक कि फिक्स्ड इनकम को भी सर या ये कहिए कि दूसरी तरफ से अगर इस सवाल को समझें तो इक्विटी ओवर हाइप हो गई है और फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट पे कम बात होती है, या उनको बिल्कुल ऐसे बिल्कुल एकदम हे दृष्टि से कि अरे इक्विटी से तो अच्छा कुछ नहीं है? आपको ऐसा फील होता है कि अभी जो इन्वेस्टिंग की दुनिया है उसमें इक्विटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर या ओवर हाइप करके दिखाया जा रहा है? ये जब से ये फिक्स्ड इनकम का टैक्सेशन का रूल्स चेंज हो गया है तो उसमें से वो ग्लैमर एलिमेंट निकल गया है। लेकिन एक चीज़ है कि जब मैं फ़िक्स्ड इनकम देखता हूँ तो मुझे टोटल फ़िक्स्ड इनकम देखना है। मतलब मुझे अगर मेरे पास एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, एफडी है, सबके हिसाब से मुझे देखना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मुझे शॉर्ट टर्म में कभी भी पैसे की ज़रूरत लगती है तो मुझे ऐसे एसेट से नहीं निकालना है जो मैंने 5-10 साल के लिए प्लान किया हो। मुझे ऐसे एसेट से निकालना है जिसका काम ही ये है कि वो तब निकले। मुझे अभी तक याद है मेरे क्लाइंट के साथ कॉन्वर्जेशन हो रहा था 3 साल पहले, वह उसने बोला फिक्स्ड इनकम की क्या ज़रूरत है, सब कुछ इक्विटी तो इतना अच्छा कर रहा है तो सब कुछ उसी में डाल दूँ। तो वी सेड नो, यू रिक्वायर फिक्स्ड इनकम डिपेंडिंग अपॉन योर पोर्टफोलियो एलोकेशन। लेकिन फिक्स्ड इनकम ज़रूरी नहीं है कि मुझे सिर्फ एफडी रखना है। ऐसे बहुत से फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स भी हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी हैं, जहाँ पे प्योर फिक्स्ड इनकम है, जहाँ पे अगेन आई कम टू द फैक्ट कि उसमें एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ रिटर्न आता है, या उसमें थोड़ा आर्बिट्राज अगर आ जाए तो 1 साल बाद मुझे टैक्स एडवांटेजेस में मिलता है। तो वो सारे चीज़ देख के मुझे करने हैं। और मैं कभी भी एक हाई प्रोटीन और 100% प्रोटीन डाइट पे नहीं जाना चाहता, कार्ब्स भी ज़रूरी है। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम एक भाग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें और दूसरे को ना दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, अब दूसरा खाना पूरा हुआ और इस खाने में आपने 5 बड़ी बातें सीखी। पहली बात ये सीखी कि जैसे डाइट प्लान चेंज करके आप अपनी बॉडी स्वस्थ कर सकते हैं, वेट कम कर सकते हैं, एसेट एलोकेशन भी कुछ ऐसा ही है, कब कितने की ज़रूरत है ये देख लीजिए। दूसरी चीज़ कि अगर आप निवेश की अवधि देखिए उस हिसाब से एसेट चुनिए, जैसे 5 से 7 साल से कम पर इक्विटी ना देखें। दूसरी बात आपने इस हिस्से में ये जानी। तीसरी, ईयरली रिव्यू करिए लेकिन टच में बने रहिए, ऐसा ना हो कि आपको कुछ पता ही नहीं है। और इसमें एक बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया था ना कि प्रेशर कुकर जो टैक्टिक्स है इससे बचिए, कि एकदम अचानक मत उठिए कि आज उठ गया तो मुझे आज ही ये देखना है, समझना है, करना है। और 5वीं बड़ी चीज़ कि ठीक है, सबका पर्सनल फाइनेंस अलग अलग है, फिक्स्ड इनकम में क्यों पैसा रखना ज़रूरी है, क्यों आपके लिए दूसरे की बात सही नहीं हो सकती। धूप की तरह नहीं है पर्सनल फाइनेंस की सबको बराबर लगेगी, ऐसा नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी ज़रूरतों को समझिए, आप अपने गोल्स को समझिए, आप अपने खर्चों को समझिए, आप अपनी आय को समझिए और उसके हिसाब से आप अपनी पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग कीजिए। अब आते हैं तीसरे हिस्से में। सर, अब वो सवाल जो इन्वेस्टर्स के दिमाग में टॉप ऑफ द माइंड है और वो सीधा सीधा जानना चाहते हैं, ठीक है सर? सो ये अब थोड़ा सा ऐसा है जो आपका जो दर्शन है ना कि प्रोसेस इज एवरीथिंग शुभम, रिजल्ट्स किसी को नहीं पता होते हैं। बट फिर भी सर, जब तक हमको कोई एक मतलब पूजा करने के लिए भी मूर्ति चाहिए होती है ना, तो सर जब तक सामने कुछ दिखे ना टारगेट, तब तक अच्छा लगता नहीं है सुनने में बड़े। तो अब मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जो बिल्कुल इन्वेस्टर आपसे दो टूक सुनना चाहते हैं, आपकी जो बात करने की शैली है उसी हिसाब से। पहला टारगेट सर, पहला सवाल ये, आपको क्या लगता है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट जो इस समय है वो आपको लगता है ये बुल रन है, स्ट्रक्चरल बुल रन है, या आपको लगता है नहीं ये जो कोविड में आया था ना पैसा, ये अब धीरे धीरे मार्केट बैठेगा और अब
कंसोलिडेशन का समय आ गया है? देखिए, मैं ये बुल और बेयर में आपने मुझे वो पेनल्टी कॉर्नर वाला क्वेश्चन पूछा है, और ये बुल और बेयर जो है ये एक बहुत पर्सनल पर्सपेक्टिव है। कोई किसी को लगता है कि वैल्यूएशंस बहुत कम है, मैं कोई भी फंड मैनेजर को मिलता हूँ, कोई बोलता है कि नहीं नहीं ये तो बहुत ओवर वैल्यूड है, कोई बोलता है कि नहीं आई एम वेरी बुलिश ऑन द मार्केट। तो ये बुल बेयर एक चीज़ है, जो बुल और बेयर दोनों सुबह और शाम जैसी बात है। वो एक दिन होगा एक दिन नहीं होगा, बट जनरली जो देखा है 5 से 7 साल में ये दोनों साइकिल्स आके जाते हैं। तो माई फैक्ट इज़, मैं टेक्निकल्स में नहीं जाऊंगा, बट अगर आपका विजन 5 to 7 ईयर्स के हिसाब से है जहां आपने इन्वेस्ट करना है, और अगर आप उसको सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप होल्ड कर रहे हैं आपके गोल्स के हिसाब से, तो आपको इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, इज़ व्हाट आई वुड से। कोई एक ऐसी चीज़ आप बताइए सर जो आपको लगता है कि इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है खुद से उस बारे में, वो क्या है सर? कि मैं रिस्क टेकर हूँ। कि मैं रिस्क टेकर हूँ। कोई आपका ऐसा अनुभव किसी इन्वेस्टर के साथ? तो क्या होता है, एक बहुत अच्छी बात है कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न एंड इन्वेस्टर रिटर्न इज़ डिफरेंट। कि जो इन्वेस्टमेंट है, हम लोग बहुत बार गूगल करते हैं और हम लोग देख लेते हैं कि इस फंड ने 5 साल में इतना रिटर्न दिया, इस फंड ने 10 साल में इतना रिटर्न दिया। एक्चुअली कितने इन्वेस्टर ने उसमें उतना रिटर्न बनाया वो क्वेश्चन है, और वो ज़्यादातर आप देखेंगे तो वो 1 और 2% है। क्योंकि जब हमको पता है कि मार्केट जब भी गिरता है या फिर कन्फ्यूजन स्टेज पे है, मुझे शायद मेरे इन्वेस्टमेंट्स SIPs करने चाहिए या सिस्टमैटिक करने चाहिए, ये सब मुझे पता है, मैं करता नहीं हूँ। सबसे ज़्यादा SIP स्टॉप होते हैं ऐसे टाइम पे जब मार्केट गिर रहा है, जबकि तो मुझे खरीदना चाहिए टेक्निकली। 80% तक एग्जैक्टली। और उसी चीज़ पे मैं 1 साल पहले 2 साल पहले बहुत बुलिश था, और अभी वही चीज़ जो मुझे सस्ते में मिल रहा है अब मैं बेरिश हो गया हूँ। करेक्ट। तो ये जो इन्वेस्टर बोलते हैं कि हाँ आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो रिस्क जो बात है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क क्या होता है? रिस्क ये होता है कि अगर मैंने 5 या 7 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो 5 से 7 साल में मेरी नींद नहीं उड़नी चाहिए। या तो आप उतने ही निवेश करो जो आपके नींद ना उड़ाए, या फिर आप वो प्रोसेस पे समझ के चलो कि ये ऐसे ही है, ये एसेट क्लास ऐसे ही है। तो एक चीज़ जो मैं बोलता हूँ हमेशा, इन्वेस्टर खुद से झूठ बोलता है कि वो हमेशा बोलता है कि मेरा विजन तो 5 साल है, 4 साल है, या 6 साल है, या 7 साल है, लेकिन 6 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में वो इतना स्ट्रेस ले लेता है और इतना टेंशन ले लेता है कि ज़्यादातर गलतियाँ वहीं कर देता है। बिल्कुल, मतलब समझने की बात है कि आंख बंद होने से आप छुप नहीं जाते हैं। तो वही बोलिए जो सच है, जो आप वाकई आप खुद को कह सकते हो और उसको मान सकते हो, ज़्यादा बढ़िया। आप सर 1800 से ज़्यादा तो आपके डायरेक्ट इन्वेस्टर हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी बात इस शो के माध्यम से, आपके आर्टिकल्स पढ़ के, बहुत सारे लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके साथ जुड़ते हैं, जिनसे आप बात करते हैं, चर्चा करते हैं सेमिनार्स में, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स में। आपको क्या लगता है, भारत का इन्वेस्टर जो है वो ओवर डाइवर्सिफाइड है, या वो बहुत कम ऑप्शंस पर अपने को कंसंट्रेट करता है? देखिए, भारत तो बहुत बड़ी बात हो गई, बिकॉज अभी तो बहुत लोग इन्वेस्टमेंट के साइकिल में भी नहीं आए हैं ज़्यादातर। बट यहाँ पे एक रियल एस्टेट के साथ बहुत ज़्यादा अफेक्शन है। अभी रियल एस्टेट की के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस मैं नहीं जा रहा हूँ, बट ज़्यादातर जब हम ज़मीन लेते हैं या घर लेते हैं तो वो एक बहुत बड़ा क्वांटम मेरा पैसा उधर चले जाता है, और बहुत बार जब मैं उसको बेचने को जाता हूँ वो उतना जल्दी बिकता नहीं है, क्योंकि मैंने सारे स्टोरीज पे खरीदा है कि वहाँ से अगर हाईवे जा रहा है तो उसका रेट बढ़ेगा, वहाँ मेट्रो आ रहा है तो रेट बढ़ेगा, शायद मेरे बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट हो रहा है। ये सब बहुत सी चीज़ें जब अनलेस यू गेट इन टू द फील्ड एंड एक्चुअली चेक, मुझे पता नहीं सब हवे में है। तो मैंने वो बहुत बार देखा है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा मैनी टाइम्स ये एसेट में डाला है, तो वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली क्या हो जाता है कि आपका सादा क्वांटम एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो उस चीज़ के वजह से जो इशू ये हो रहा है कि मान के चलिए मैंने एक घर को रेंट पे दे दिया है, अभी मेरे को उसमें से जो भाड़ा आ रहा है, अगर आप उसको करंट मार्केट वैल्यू से देखो तो बहुत बार 3 या 4% आ रहा है, और मुझे पता भी नहीं कि वो आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ कि वो बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। तो वहाँ पे मेरा जो रिटर्न्स है बहुत बार एक FD से भी कम है, और मेरा अगर मेरे पास 100 रुपया है, 50-60 रुपये तो उसी में फंस गया है, राइट। तो सिंस हमारे, नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इंडिया, बट जनरली अगर ये एक एसेट आपके इसमें है तो आपको सीरियसली सोचना पड़ेगा। और ज़्यादातर क्या हो रहा है आजकल के बच्चे लोग हैं नहीं वही टाउन में, देश में भी नहीं है,
वो क्या वापस उधर आने वाले हैं वो बहुत बड़ा डाउट है, और आएंगे तो भी वो शहर में शायद एक अलग घर में रहेंगे, एक नए घर में रहेंगे, या ऐसे एक टाउनशिप में रहेंगे जो उनको वहाँ पे रहना है। तो ये घर का आप करने क्या वाले, वो तो मेंटेनेंस भी खा रहा है और वो काफ़ी ये भी कर रहा है। तो बहुत बार हम लोग पोर्टफोलियोज़ में ये देखते हैं कि वो एक ज़्यादातर आपके पास एक बहुत पैसा रियल एस्टेट में ये हो गया है। दूसरा चीज़ जो हम लोग बहुत बार देखते हैं कि मैंने बहुत सारे कुछ पॉलिसीज़ लिए हैं, मैं कभी उसके साथ बैठ के मैंने चेक भी नहीं किया है कि मुझे एक्चुअली इसमें कितना आ रहा है, क्या वो इन्फ्लेशन को भी बीट कर रहा है। इन्फ्लेशन मतलब वो नहीं जो गवर्नमेंट बोल रही है, जो मेरा इन्फ्लेशन। मैं ये बोलता हूँ लोगों को, हमेशा ये कहना चाहता हूँ कि आपके खर्चे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, दो किस्म का खर्चा होता है, एक फिक्स्ड होता है, एक वेरिएबल होता है। फिक्स्ड मतलब मुझे मालूम है घर का भाड़ा क्या है, ईएमआई क्या है। वेरिएबल वो होता है जो शॉपिंग मॉल में सैटरडे को जाता है, उसका कोई हिसाब भी नहीं है। करेक्ट, मैं जाता हूँ पिक्चर देखने को और आता हूँ 4 बैग लेके, पता नहीं मैंने क्यों खरीदा, और वो ऐसे निकल जाता है। तो बहुत बार जो पैसे का सेविंग्स बचता है एंड में, वो सस्पेंस अकाउंट है कि मेरे पास बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो ये सारे चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू ट्रैक योर एक्सपेंसेस, बिकॉज व्हेन आप एक बार समझ में आएंगे, क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या नीड है, क्या डिज़ायर है, क्या ज़रूरत है और क्या ज़रूरत नहीं है, क्या वांट है, मेरा चाहत है। और ज़्यादातर क्या होता है, डिज़ायर वांट को खा लेते हैं। तो मुझे पता नहीं मैंने रिटायरमेंट प्लानिंग किया है कि नहीं, लेकिन मुझे लेटेस्ट आईफोन 17 प्रो मैक्स चाहिए। सर, अगला सवाल बड़ा थोड़ा सा तीखा है, लेकिन सर जवाब लेना ज़रूरी है। क्यों मुकुंद जी के पास आए? इन्वेस्टर कहते हैं कि इतने सारे तो फिर इन्फ्लुएंसर हैं, हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं सर, हर तीसरा आदमी तो सलाह दे देता है। आज बता रहा होता है कि धुरंधर मूवी का प्लॉट सीन कैसा है, कल बता रहा होता है म्यूचुअल फंड कौन सा अच्छा है, परसों होम लोन कैसे कम हो, अगले तीसरे दिन वो कोई पॉडकास्ट। तो इतने जो इन्फ्लुएंसर हैं और इतने व्यूज़, इतने ये जो पूरी एक दुनिया है इन्फ्लुएंसर्स की, क्या आपको लगता है कितना इन्वेस्टर्स का नुकसान कर रही है? और अगर आप इन्वेस्टर के हिसाब से देखें तो वो कहता है कि यार अगर ये बात मुझे यहाँ जानने को मिल रही है तो व्हाई शुड आई गो टू सम वेल्थ मैनेजर? देखिए, पॉइंट ये है कि फाइनल डिसीजन तो इन्वेस्टर का ही है कि क्या उसको इससे करना है या फिर एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाना है। लेकिन एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे एक बार एक क्विज कंपटीशन में या एक सेमिनार में था, और उन्होंने मुझे पूछा था, इफ़ यू वांट टू लर्न एक्टिंग विल यू गो टू अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर? मैंने बोला ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न क्रिकेट विल यू गो टू सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन? मतलब सचिन तेंदुलकर। तो आप जिससे एडवाइस ले रहे हैं, वो भले ही सोशल मीडिया हो, भले ही डायरेक्ट हो, पहले देखिए कि वो खुद क्या कर रहा है। जस्ट बिकॉज एक पर्सन के पास एक 100,000 फॉलोअर्स है या बहुत जन है, उनको अगर लाइक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानर हो। क्या उसने लास्ट 5-10 साल में कितने क्लाइंट्स का उसने बेनिफिट किया है, क्या वो रियल में वो कर रहा है? बिकॉज क्या है, ज़्यादातर आप भी अप्रिशिएट करेंगे कि मीडिया में ज़्यादातर सेंसेशनलाइजेशन ज़्यादा चलता है। तो एक छोटे से चीज़ को ज़्यादा मैं सेंसेशनलाइज करूँगा तो वो उतना ज़्यादा उसमें लाइक्स आता है, उतना ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं। अभी एक बहुत सिंपल चीज़ है, जो एक इसी बुक में है, साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक चैप्टर है, सिडक्टिवनेस ऑफ पेसिमिज्म। कोई आदमी अगर नेगेटिव बात करता है उसको ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं, उसका ज़्यादा शेयर होता है। कोई बोलता है अरे ये क्रैश हो जाएगा 30%, ये हो जाएगा, अरे ये कल ये बढ़ जाएगा, तो इमीडिएटली लोग उसमें जाके देखते हैं अरे क्या बोल रहा है। जो आदमी बोल रहा है नहीं नहीं आप जो कर रहे हो करो, प्रोसेस को फॉलो करो, वो बहुत बोरिंग आदमी है, और बोरिंग आदमी पैसा बनाता है। तो वॉरेन बफे का एक बहुत अच्छा कोट है, इन्वेस्टिंग इज़ अ बोरिंग जर्नी, इट इज़ लाइक वॉचिंग द पेंट ड्राई ऑन द वॉल और अ ग्रास ग्रो। मतलब वो इतना बोरिंग है कि आपका घर पे किसी ने पेंट किया है, आप देख रहे हो कब सूखेगा, और बोरिंग चीज़ ही आपको सबसे ज़्यादा पैसा बना के देता है। टू डू नथिंग मेक्स मोर मनी इन इक्विटी मार्केट्स, बट वो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि लोग को हमेशा कुछ ना कुछ करना है, एक्शन करना है। तो एक्शन के लिए सोशल मीडिया बहुत ही अच्छा है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सही है गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आपको एडवाइस दे रहा है बस उसने खुद क्या किया है, खुद क्या किया है। एक कन्फ्यूजन और जिससे आजकल इन्वेस्टर जूझ रहा है, कैसे उससे निकलें ये बताइए। 40 से ज़्यादा एएमसीज हैं, 200 से ज़्यादा स्कीमें हैं, मतलब 2000 से ज़्यादा स्कीमें हैं। कार पसंद करना आसान हो गया म्यूचुअल फंड। कैसे सर पसंद की जाए, कैसे निकाली जाए?
एक ही तरीके के फंड देखिए तो उसमें स्कीमें पटी हुई हैं एकदम। इस उलझन से कैसे निकलें? वो जो ऐप खोलता है उसमें दिखता है कि टॉप परफॉर्मिंग फंड ये है, किसी की बात सुनता है वो दूसरा फंड बताता है। ये उलझन सर बड़ी मुश्किल है। उलझन तो है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, और ये बढ़ने वाली है। ये भी मैं आपको बताता हूँ। आज अगर आप 40 AMCs की बात कर रहे हैं, कल मुझे जो सुनने में आ रहा है कि वो कल 60, 70, 80, 100 भी हो जाएंगे और भी स्कीम्स आएंगे। तो अभी कैसा है कि कोई भी स्कीम हमेशा टॉप में नहीं रह सकता, वो कीप चेंज होता रहेगा। इसमें कुछ कुछ नंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं जो स्कीम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आप 20-30% वो है। बट ज़्यादातर आप ये देखिए कि ये फंड हाउस ने कितना कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया। पहले तो आप वो फंड्स देखिए जिसने एटलीस्ट 5, 7, 8 साल परफॉर्म किया है या मार्केट में थे, और उनका कंसिस्टेंसी पे फोकस कीजिए। यहाँ सर कंपनी की बात करें ना कि किसी स्कीम की, और कंसिस्टेंसी, और वो स्कीम ये आपको शायद एक एडवाइज़र ही बता पाएगा, या फिर अगर आप डायरेक्टली उनके स्कीम्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई है ना, वो क्रिकेट जब भी खेलते हैं तो वो राहुल द्रविड़ जैसा खेलता है कि वो हर ओवर में 4 रन या 6 रन लेता है। और कोई है जो आके लास्ट बॉल पे छक्का मारने जाता है। तो कभी कभी आप कोई म्यूचुअल फंड्स देखेंगे, उनके जब स्कीम अच्छे कर रहे हैं तो सब टॉप में, बुरे कर रहे हैं तो सब नीचे। मेरा पर्सनल ये है कि आप कंसिस्टेंसी पे फोकस कीजिए। आप ये मत देखिए कि अरे इसने ज़्यादा बीट कर दिया, उसने ज़्यादा बीट कर दिया। अगर आप कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म तक परफॉर्म करेंगे, आपका पैसा बहुत बनेगा। एक सिंपल लॉजिक ये है कि एक बार मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि जो रन रेट है उसमें विनोद कांबली का रन रेट सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा है, लेकिन लॉन्जिटिविटी में सचिन तेंदुलकर इज मच बिगर कंपेयर टू हिम बिकॉज ही वॉज कंसिस्टेंटली गुड इन मोस्ट केसेस। तो आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, AMC पे ज़्यादा देखिए। ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि वो ब्रांड के साथ आप कितना एसोसिएट कर पाते हैं, कैसे वो मैनेज कर रहा है। अगर 1 और 2% एक साल वो ऊपर चले गया, नीचे चले गया। अभी रिसेंटली एक रिसर्च रिपोर्ट आया था कि 2014 में जो स्कीम नंबर 1 पे आज 226 पे है, करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि जो नंबर 1 है वही नंबर 1 है, और नंबर 1 तो पास्ट हो गया। हम लोग गाड़ी चलाते वक्त आगे देखते हैं, पीछे नहीं देखते। ज़रूरी है पीछे देखना कि पीछे से क्या आ रहा है, थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बेसिस पे सब कुछ हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज़ में हो जाता है कि आपको ये समझना चाहिए कि आपको वो फंड का जो इथॉस है या फंड का जो सोच है, या वो आपको तभी समझ में आता है जब आपके उसके रिटर्न्स देखते हैं, जब आप देखते हैं कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। कभी कभी कोई है जो एकदम टॉप में जाता है और लोग सब उसके पीछे भाग जाते हैं, और उसके बाद वो एकदम बॉटम में आ जाता है। फंड मैनेजर कितना इंपॉर्टेंट? फंड मैनेजर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अगेन AMC पे डिपेंड करता है। यहाँ पे थोड़ा रिसर्च लगेगा, क्योंकि बहुत सारे AMCs ऐसे भी हैं, बहुत से AMCs जहाँ पे प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट है रादर देन। तो फंड मैनेजर डेफिनेटली अल्फा जनरेट करता है, या वो उसका एक बेनिफिट ऐड करता है, बट वो सब्सटैंशियल नहीं होगा। मतलब कल वो निकल जाता है तो ऐसा नहीं कि वो फंड क्रैश हो जाए। तो बहुत बार ये 1 मैन आर्मी वाला जो शो है उस पर आपको थोड़ा सा सर्टन रहना है। मैं ये नहीं बोलूँगा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। मुकुंद सर, जितने सवाल मैंने पूछ लिए इससे 2 गुने कम से कम बचे, लेकिन समय कम है और आपसे बात करने में मतलब समय पता नहीं चला कहाँ ये 1 घंटा चला गया। अंत में 2 सवाल और फिर एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड। एक सवाल सर बड़ा इंपॉर्टेंट ये कि इस समय जो सबसे बड़ी चिंता है ना निवेशकों के दिमाग में, हम रोजाना शो करते हैं, मतलब हज़ारों लोग हमारे शो देखते हैं, एक चिंता जो सबसे बड़ी है कि ये जो ग्लोबल क्राइसिस आती है या कहीं से भी आके अचानक धप्पा पड़ जाता है ना, तो इससे हम अपने पोर्टफोलियो को या अपनी चीज़ों को कैसे सिक्योर करें? बराबर है। सो ये जो ग्लोबल है वो हमेशा से ही हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं। सबसे बड़ा ग्लोबल तो मैंने कोविड देख लिया कि सब लोग ही अटक गए घर के अंदर। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हम लोग किससे बाहर निकल चुके हैं। तो ग्लोबल क्राइसिस हो सकता है, वो 6 महीना चल सकता है, 1 साल चल सकता है, लेकिन लाइफ मूव्स ऑन। ये हमेशा याद रखना। जब रशिया और यूक्रेन का वॉर आया था एंड द मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग, एंड बहुत से लोग बोल रहे थे ये अभी 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा, रशिया तो इमीडिएटली इन्वेड कर देगा। अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, 4 साल से चल ही रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था कि लास्ट 2 साल में मार्केट ने पैसे नहीं बनाए, करेक्ट। तो अगर आपका एसेट एलोकेशन करेक्ट है, अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेजेस में है, बिकॉज एक चीज़ आपको समझना चाहिए, जब भी आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं स्पेशली फंड्स में, ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपका वो जो फंड का वॉलेटिलिटी है, जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, वो भी काफ़ी हद तक गिरता है। तो एक हद के बाद वो परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इतना सेंसिबल बोलते हैं वो।
क्योंकि उसको उसका वो चीज़ ही उसको पकने में उतना टाइम लगता है। तो इसीलिए अगर आपको प्रोटेक्ट करना है जो आपके मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म्स है उसमें डेट है या फिर मेटल्स है जहाँ पे आपने रिस्क के लिए रखा है, जो कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स किया है उसको स्टडी कीजिए और इसका ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। मैं अभी आपको इंटरव्यू से पहले भी वही बात कर रहा था कि कुछ चीज़ मेरे कंट्रोल में है, कुछ चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो मेरे कंट्रोल में नहीं है कि क्या यूएस का सैंक्शन निकल जाएगा, क्या उसका सुप्रीम कोर्ट वो वर्डिक्ट दे देंगे, क्या मार्केट में ये होगा, उसके बारे में मुझे सोच के अभी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो कंट्री लेवल पे सब मैनेज हो रहा है जो करना चाहिए। मुझे देखना है कि मेरा जो पूरा सिस्टम है वो कैसे कोलैबोरेट कर रहा है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आज भी अगर आप कभी इन्वेस्टमेंट करो तो प्लीज़ उसको समझ के चलिए कि 7-8 ईयर्स के हिसाब से आपको उसको देखना है। इफ़ आई एम लुकिंग एट इक्विटी, नॉट 1 और 2 ईयर्स। अगर एक साल में आपने रिटर्न नहीं बनाया और आपको लग रहा है अरे मेरा रिटर्न ही नहीं बना या नेगेटिव है, तो इक्विटी आपके लिए नहीं है। आपके लिए नहीं, बिल्कुल। आखिरी सवाल जो इन्वेस्टर की तरफ से, जो तीसरा खाना हमारा है, पैसा है, लोन रीपे कर दूं या इन्वेस्ट कर दूं? ये बहुत मतलब ये सवाल बहुत आता है मुझे। तो बहुत बार इसमें ना 2 वे में देखा जाता है। मान के चलिए लोन मेरा 8% पे है और मान के चलिए मेरा रिटर्न्स 12 या 15% पे आ रहा है। अगर मैं फाइनेंशियली देखूँ, इसको लिवरेजिंग बोलते हैं बाय द वे, अगर मैं फाइनेंशियली देखूँ तो हाँ लोन कंटिन्यू रहने दो और ये चलने दो। लेकिन क्वांटम ऑफ लोन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो पूरे फाइनेंशियल नेटवर्थ में ये कितना भारी है, तो यहाँ पे ना फाइनेंस को छोड़ के एक इमोशनल एंगल आ जाता है। क्योंकि यहाँ बहुत बार क्या होता है, जब मार्केट अच्छा चल रहा है, जब बुल चल रहा है या फिर जो भी यू नो व्हेन एवरीथिंग इज़ फाइन, सेटरेस पैरेबल्स जैसे बोलते हैं, वो सब चल रहा है, तो तभी ये टेंशन नहीं आता है। टेंशन ऐसे टाइम पे आता है जब सडनली पोर्टफोलियो गिर जाता है और लोग बोलते हैं अरे यार उससे तो अच्छा लोन सेटल करता हूँ और 1 साल से रिटर्न नहीं आया। आपने 1 साल के लिए तो इन्वेस्ट ही नहीं किया किया ही नहीं था, बिल्कुल सही बात तो है। आपको ये आपके ड्राइंग बोर्ड पे आपके फैमिली के साथ बैठ के समझना है कि यार ये मुझे कितना स्ट्रेस देगा। घूम फिर के ना स्ट्रेस नहीं लेना है। आप 2% कम बनाओ चलेगा, ऐसा नहीं कि आपको कल उसके वजह से ब्लड प्रेशर आ जाए, हार्ट अटैक आ जाए और ये सारा पैसा उसमें चले जाए, वो नहीं चाहिए। तो क्या आप वो सेंसिबली मैनेज कर पा रहे हैं, क्या आप उसको होल्ड कर पा रहे हैं, देन इट्स योर कॉल। बट क्वांटम कितना है, अगर आपका टोटल एसेट्स मान के चलिए 100 रुपया है और अगर आपका लोन भी 100 रुपया है, मतलब इट इज़ 50-50, देन इट इज़ बेटर टू रिड्यूस द लोन। You know, have 20-25% is fine. This is just an arbit figure. I cannot, just an कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है ये लोन के वजह से, हाँ तो ठीक है चलने दो। लेकिन अगर फ़र्क पड़ रहा है और अगर ये मार्केट गिरने की वजह से आपकी रात की नींद उड़ने वाली है, तो फिर आप ऐसे सोचो कि आप सेटल कर दो रादर देन। ये मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोई फाइनेंशियल लॉजिक नहीं बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। तो इन्वेस्टर वाले खानों में देखिए जो बड़े सवाल थे उनका जवाब मिल गया। कैसे खुद को प्रोटेक्ट करें, कैसे प्रोसेसेस पर भरोसा करें, कैसे आप अपने जर्नी को प्लान करें, कैसे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स पर आप भरोसा करें ना करें, आपके कैसे निर्णय होने चाहिए। तो पर्सनल जर्नी, उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा था एसेट एलोकेशन, और उसके बाद निवेशकों के मन के जो टॉप ऑफ द माइंड सवाल थे उनके जवाब मिल गए। आखिरी सर सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड। इसमें जो सर नियम है इस खेल के वो सिर्फ इतने कि जो सवाल होगा उसको पे आपके दिमाग में जो पहला जवाब आए ना वो आपको दे देना है। नहीं, कोई डेंजरस नहीं है, और वो जवाब एक लाइन में एक शब्द में हो सकता है सर। और मैं ये चाहूँगा कि वो प्रॉम्प्ट आए, सोचिएगा मत उसके बारे में, जो आपको लगे तभी वो मुझे लगता है एक्चुअल आएगा। तो सर मेरा पहला सवाल, व्हाट यू थिंक कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की या जो फाइनेंशियल गाइडेंस की जर्नी है वो अगर किसी एक क्रिकेटर को रेप्लिकेट करती है तो किसे? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ ज़्यादातर वो धीरे धीरे खेलो, कंसिस्टेंट रहो। वॉल ठीक है। मेरा दूसरा सवाल कि कोई एक किताब जो आपको लगता है कि शुभम ये तो ना आंख बंद करके सबको पढ़ लेनी चाहिए, ये तो क्लास वर्क मतलब वर्क बुक में लगवा दो। रिच डैड पुअर डैड, और आई वुड से साइकोलॉजी ऑफ मनी। साइकोलॉजी ऑफ मनी, ठीक है सर। तीसरा सवाल, कोई एक ऐसा फंड बताइए, मैं ये नहीं कहूँगा किसी एएमसी का बताइए, बट एक टाइप ऑफ फंड जो आपको लगता है हर इन्वेस्टर को यार ना शुभम ये रख लेना चाहिए। ये बहुत मुश्किल है बोलना, बट एक एसेट एलोकेटर फंड होना बेटर है। एक एसेट एलोकेटर, मल्टी एसेट फंड, जिससे मल्टी एसेट या एसेट एलोकेटर जहाँ पे इक्वली डिवाइडेड हो, डेट, इक्विटी, गोल्ड, एवरीथिंग।
वन एसेट क्लास जिस पे आप नेक्स्ट डिकेड के लिए बेट करना चाहते हैं पर्सनली? देखिए, मैं आई वुड ऑलवेज से इक्विटी। यू विल से एसेट, Yeah. नॉट मेटल? इक्विटी एंड अभी आपने वन बोल दिया ना। हाँ, वन। हाँ, तो अगर आप दो बोल रहे हैं तो यस, गोल्ड एंड इक्विटी। गोल्ड। एक है तो इक्विटी, दो है तो इक्विटी एंड गोल्ड। आई वुड से इक्विटी एंड गोल्ड। एक्चुअली आप ऐसे ही एक इन्वेस्टमेंट कीजिए जहाँ पे आप इसको डिवाइड कीजिए ना। ये दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी इन्वेस्टर, इट इज़ वेरी जेनरिक, बिकॉज वो आपको दोनों अलग सॉरी इसमें दोनों अलग दिशा में जाते हैं। एक अच्छा कर रहा है तो दूसरा अच्छा नहीं कर रहा है। एक फाइनेंशियल मिस्टेक जो आपको लगता है कि यू मेड इट? और जल्दी शुरू कर सकता था। और जल्दी बिल्कुल। अच्छा मुकुंद सर, एक और सवाल ये कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको कोई एक टिप देनी है अपने इन्वेस्टर को, अपने फॉलोअर को, कि शुभम या आप लोग बस अपनी आदत में ये चीज़ शुमार कर लीजिए एंड वो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को बहुत अच्छा बना देगी, कोई एक आदत जो आपको लगता हो? तो हर एक एसेट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके आगे ये लिख लीजिए कि ये आपको पैसा कब चाहिए और किस चीज़ के लिए चाहिए, और उसको तभी ही अगर वो तब उसके नज़दीक आए तभी उसके ऊपर कोई ज़रूरी है तो एक्शन लीजिएगा, बिकॉज तभी वो ये कर सकता है। उसको ग्रो होने को टाइम दीजिए, या उसको अपना जो पोटेंशियल है वो दिखाने के लिए टाइम दीजिए। सिप वर्सेस लमसम? Both depending upon your income. If you have money, you do lump sum. If you are doing income, if regular income, you do SIP. But lump sum भी अगर आप STP रूट में करेंगे तो वो बेटर है। वन फाइनेंशियल एडवाइस जो सब जगह दी जाती है एंड यू स्ट्रांगली डिसएग्री? स्ट्रांगली डिसएग्री सब जगह दी जाती है। मतलब जो एक इन जनरल होती है ना कि ज़्यादातर चीज़ें लोग बोलते हैं कि इक्विटी में 12% का रिटर्न तो आप मान के हाँ, चलो। अच्छा, तो ये मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे थंब रूल बना दिए गए हैं। हाँ, तो एक चीज़ जो लोग बोलते हैं कि आपको इक्विटी में इतना परसेंट 100 माइनस योर एज शुड बी डेट एंड इक्विटी। ये लोग बोलते रहते हैं कि आपका डेट और इक्विटी उसके हिसाब से एलोकेट होना चाहिए। मैं नहीं एग्री करता। मैं बोलता हूँ कि आपके गोल्स के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका एलोकेशन चेंज होना चाहिए। एक मिथ आपको कहा जाए कि आप कहिए और वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा इन्वेस्टिंग की दुनिया का, कौन सा मिथ है? मिथ इन्वेस्टिंग की दुनिया का मिथ, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा रिस्क टेकर हूँ और होते हैं नहीं। तो ये मिथ होते हैं लोगों के दिमाग में, उनको लगता है कि गोल्ड हमेशा बढ़ता ही रहेगा। ये एक मिथ है आपके हिसाब से या फैक्ट है आपके हिसाब से? ये मुझे पर्सनली लगता है कि जो रिस्क प्रोफाइलर्स लोग भरते हैं वो और उनको लगता है कि वो रिस्क टेकर है या नहीं है, वो बहुत चेंज होता रहता है। तो ये एक मिथ है कि मैंने रिस्क प्रोफाइलर कर लिया, मुझे एग्रेसिव आ गया तो मुझे एग्रेसिव करना है, कंजर्वेटिव करना है तो कंजर्वेटिव करना है। वो मेरे हिसाब से मिथ है। वो हर 6 महीने में चेंज हो जाता है। हर 6 महीने में चेंज। एक एसेट क्लास जिसमें आपको लगता है कि नाव कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आगे टर्बुलेंस है, केयरफुल हो जाओ? हर एक एसेट क्लास ऐसा ही है। सब कुछ ऐसा ही है। कोई ऐसा नहीं है कि कुर्सी की पेटी आप नहीं बांध सकते, सब में ऐसा ही है। लेकिन अगर आपके पास 5 कुर्सियाँ हैं तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। किशोर कुमार का फेवरेट गाना? फेवरेट गाना रहे उनके तो बहुत है, बट कोई एक गुनगुना कर दिखा दीजिए सर, जो आपको लगता हो कि आपकी जो इन्वेस्टिंग फिलॉसफी है या जो आप अक्सर सुनते हो या आप कहीं जाते हो, आप लोगों को आपको लगता है यार ये इन्वेस्टिंग फिलोसफी नहीं है। बट सी व्हाट आई लाइक अबाउट किशोर जी इज हिज अच्छा सर, वाई किशोर जी नॉट रफ़ी और मुकेश? नो आई से दे आर ऑल लेजेंड्स। ऑफ कोर्स आई एम अपना फेवरेट होता है। हाँ, क्योंकि इनहिबिशंस नहीं है गाते वक्त, इट इज़ अ थ्रो। तो वो जब एक रोमांटिक गाना भी जाते हैं वो दुनिया को सुनाते हैं मैं इसके साथ प्यार में हूँ, राइट। वो एक मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक मैं बहुत सा डिवोशनल म्यूज़िक सुनता हूँ, और उसमें भी जो अभंग कैटेगरी है जो महाराष्ट्र के लिए स्पेसिफिक है वो मुझे बहुत पसंद इसके लिए भी है क्योंकि वहाँ पे भी यही फीलिंग है, वेयर इट इज़ नॉट इनहिबिशंस, इट इज़ अ थ्रो। इट इज़ लाइक मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ, जो है वो है, जो है वो है, और मैं दुनिया को सामने बताना चाहता हूँ कि क्या है। तो वो एक चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है। सर दर्शकों के लिए कोई एक गाना गुनगुना के जो आप अक्सर गुनगुनाते हो? मतलब ये मनी रिलेटेड तो नहीं है, बट एक सॉन्ग है जो मुझे बहुत पसंद है। मैंने एक पहले भी एक
इंटरव्यू में भी ये गाया है। जब भी मैं डीमोटिवेट होता हूँ और जब भी मुझे कुछ लगता है तो मैं गाना सुनता हूँ। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। वाह क्या बात है सर, बहुत ही शानदार। मुकुंद जी, आप स्टूडियो में आए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बट बात अभी अधूरी सी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आप बार बार आएँ और हमें कोई जो इन्वेस्टर का बिहेवियर है, जो फिलॉसफी है, इसके ऊपर एक बड़ी सीरीज़ करें। मुझे पूरी उम्मीद है हम और आप फिर मिलेंगे और चर्चा करेंगे। आज एसेट एलोकेशन पर, इन्वेस्टर के सवालों पर, अपने शगल शौक के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने का मौका मिला जो सिंगर है, जो अपनी विपरीत विचारधारा के लिए जाना जाता है, जो प्रोसेसेस पे भरोसा करता है, जो ये भी कहता है पैसा बनाना बहुत आसान है, जो ये भी कहता है कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा कल मुझे नहीं पता, आप खुद देख लीजिए। फिलहाल आप लोगों का बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मेहमानों को मैं लाऊंगा आपके साथ और खूब सारी बातचीत करूंगा। नमस्कार।